नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूपीएससी सीएससी 5000 क्वेश्चन सीरीज के अंदर। ये हमारा जो प्रीलिम्स 2023 को जो 28 मई को होने वाला है उसके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और इसमें हम सारे के सारे सब्जेक्ट हैं उनके एमसीक्यूज बेस इसकी रिवीजन करेंगे ताकि हम एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक, साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर आज हम जो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, इससे पहले जिसका जो फर्स्ट वीडियो था वह कल आ चुका है। आज इसका ये दूसरा वीडियो है, उससे आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और हम टारगेट रखते हैं कम से कम हमारा 70 क्वेश्चन। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन का हम कम से कम टारगेट रखते हैं भी हम पेपर में क्वेश्चन पढ़ पाएँ। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार की वीडियो के अंदर सुधार की आवश्यकता लगती है तो आप उस सुधार के बारे में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक खोज डेटाबेस या फिर इसको ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जो ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस है ये हमारा विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तभी हाल ही के अंदर इसको जारी किया गया था। ये कहीं न कहीं ये भारत के उन 7 देशों को शामिल करता है जहाँ विश्व की लगभग 1.4 करोड़ वयस्क का जो आबादी रहती है। वयस्क मतलब जो कि 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु के जो लोग रहते हैं वहाँ पर जो ये इन वर्ग को रहा है। और उनके जो औपचारिक बैंकिंग सेवाएं कितनी की है, यानी उनका जो बैंकिंग सेवा में कितना हिस्सेदारी है उससे संबंधित ये क्या करता है, यानी डेटा देता है। और साथ ही साथ जो ये कहीं ना कहीं जो कोविड-19 था उसके बाद में इसने उसके बाद के जो जीवन है उसके बारे में इसने बताया है। और जो विश्व की लगभग 123 अर्थव्यवस्थाओं के लोगों द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं के उपयोग का सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है भी जो फिनक्लेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा, जिसको बोलते हैं फिनक्लेशन। तो यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाला एक उपकरण है। ठीक है, अगला कहता है इसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसके पूछा गया सही कथन यानी सत्य कूट के बारे में हमें बताना है, तो इसका दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा इसका ए हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो इंडिया पोस्ट बैंक है इसने इसका यानी शुभारंभ किया है और यह वित्तीय समावेशन के लिए साधनों का सह सृजन और इससे जुड़े नवाचार हेतु फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए संयुक्त पहल की गई है। ठीक है, और जो हमारा जो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। यह जो संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है और डाक विभाग के तहत इसको स्थापित किया गया था। और इसके अंदर हमारी जो सरकार है उसकी 100% इक्विटी यानी जितना का जितना शेयर है वह सरकार का इसके अंदर भागीदार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु जो वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है वित्तीय समावेशन सूचकांक के लिए वर्ष 2011-12 वित्तीय यानी आधार वर्ष के रूप में चुना गया है। वित्तीय वर्ष नहीं, यह आधार वर्ष के रूप में चुना गया है। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सही है इसका, तो इसका हमारा जो पहला कथन है वो तो सही है, जबकि इसका जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाता है क्योंकि इसके लिए किसी भी आधार वर्ष को चुना नहीं गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है ए। ठीक है, जो हमारी जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है जिसको एक प्रकार से हम जो फी इंडेक्स भी बोलते हैं, जिसको FI इंडेक्स भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। यह कहीं कहीं जो बैंकिंग है, निवेश है, बीमा है, डाक है, साथ साथ जो पेंशन क्षेत्र के वितरण को शामिल करके देश में वित्तीय समावेशन को विस्तार देता है। इसमें जो पहुंच है, इसका उपयोग है, इसकी गुणवत्ता जैसे 3 मापदंडों सहित इसमें 97 संकेत को शामिल किया गया है। और इस सूचकांक का निर्माण बिना किसी आधार वर्ष के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो इसमें कोई भी आधार वर्ष हमने नहीं रखा है। ठीक है, और वित्त वर्ष 2020-2021 में यह सूचकांक कितने लगभग 53.9 था, जबकि यह अब की जो 2021-22 के अंदर ये कितना जो 56.4% हो गया है। और इससे सभी सूचकांक में क्या होते हैं, वृद्धि देखी गई है। तो अभी इस जो हमारा जो सूचकांक था उसमें क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई है लगभग 3% की हम कह सकते हैं 3% की बढ़ोतरी हुई हमारी 2020-21 वित्तीय वर्ष की तुलना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा ग्लास लीव्स
कौन सा जो ग्लास लिफ्ट है, ये शब्द संदर्भित करता है, ये किस चीज़ से संबंधित है हमारा ग्लास लिफ्ट, तो ये हमारा होता है महिलाओं की पदोन्नति से संबंधित। और ये केवल महिलाओं की पदोन्नति से संबंधित नहीं होता, साथ ही जो अल्पसंख्यक जो समुदाय होते हैं उनके भी जो हमारी जो हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से जो उनका प्रमोशन किया जाता है। और ये ऐसी स्थिति में किया जाता है जब कोई कंपनी की हो संकट में होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब कंपनी डूब जाती है तो उस सारा का सारा जो उसका भार है वो उन महिलाओं या उन जो कार्यकर्ता जिनका प्रमोशन किया जाता है उन पर डाल दिया जाता है। और इसी चीज़ को कहा गया है जो महिला गिल्फ के नाम से भी, यानी जो ग्लास गिल्फ के नाम से भी जाना गया है, ठीक है। तो जो राइट आंसर होता है इसका इसका होता है सी, ठीक। बस यही है भी जिसमें महिलाओं को संकट के समय या मंदी के दौरान उन पदों पर पदोन्नत किया जाता है जिस पर उस समय विफलता की संभावना सबसे अधिक होती है, यहाँ पर जहाँ पर जोखिम की संभावना सबसे अधिक होती है। और साथ ही साथ यही शब्द हमारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए भी ये किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो है इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तकनीकी मंदी स्थिति उत्पन्न होती है जब, यानी ये तकनीकी मंदी कब उत्पन्न होती है इसके बारे में हमें बताना है। ये तब होती है जब यानी उत्पादन में 2/3 गिरावट आती हो, यानी जब उत्पादन में 2 तिमाही होती है, यानी लगातार हमारी जो तिमाही होती है जिसको आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है उसमें अगर लगातार 2 बार क्या होता है गिरावट दर्ज की जाती है तब उसको क्या कहते हैं, ये तकनीकी मंदी के कारण ये जो गिरावटें आ रही हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है बी। तकनीकी मंदी का ज़्यादा उपयोग है वह उत्पादन में लगातार 2 तिमाही में हुई गिरावट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह आमतौर पर वास्तविक जीडीपी में आए लगातार संकुचन को बताता है। क्या कहते हैं, यह अक्सर एक बार की घटना होती है, जैसे कि क्या कोविड-19 के कारण जैसे इस प्रकार की तकनीकी मंदी आ जाती है, ये एक इसके बाद या फिर हमारा जो एक जो रूस यूक्रेन युद्ध है उसके कारण अगर किसी प्रकार की मंदी आ जाती है, लॉकडाउन के कारण किसी प्रकार की जो मंदी आ जाती है, तो इस प्रकार की जो मंदी होती है उनको तकनीकी मंदी कहती है। और ये एक ज़्यादातर छोटी ही यानी इसकी जो कार्यकाल होता है इसका बहुत छोटा होता है, यानी इसकी जो अवधि होती है बहुत ही कम अवधि होती है, ठीक है। और ये कहीं न कहीं जो इसका उपयोग मुख्य रूप से जो जीडीपी होती है कि जो कहीं की प्रवृत्ति समझने के लिए किया जाता है, जीडीपी में किस प्रकार की जो मंदियाँ हैं या किस प्रकार का जो प्रभाव पड़ता है उस चीज़ को समझने के लिए हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, सबसे पहले कहते हैं जो डुप्लूम में जो सॉल्वेंट बोर्ड की कीमतों में अस्थिरता की स्थिति में उत्पन्न होता है। जब ये डुप्लूम होता है ये कब से होता है, जब हमारे जो सॉल्वेंट बॉन्ड होते हैं जो उसके अंदर अस्थिरता की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब ये उत्पन्न होते हैं। क्या कहता है, यह जो स्थिति होती है अर्थव्यवस्था में चक्रानुसार कार्य करती है, यानी लगातार ये एक जो साइकिल सी बन जाती है जिससे क्या होता है अर्थव्यवस्था धीरे धीरे नीचे आने लगती है। तो पूछा गया कौन सा कथन इसका सही है, तो हमारे इसके दोनों ही कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाता है इसका सी हो जाता है, ठीक है। तो डुप्लम ये जो शब्द था ये लगभग हमसे यूरोप से आया था। ये कहीं न कहीं जो यानी सुभेद्यता का एक चक्कर है और इसमें बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के लिए जो रखे गए जो सॉवरेन बॉन्ड होते हैं की कीमतों में अस्थिरता से किसी देश की बैंकिंग प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित होती है। यानी जो हम कह सकते हैं भी जो सॉवरेन बॉन्ड होते हैं उनकी कीमतों में अगर हम ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा होता है तो इससे क्या होगा भी बैंक अपनी जो पूंजी होगा उससे ये सोचेगा भी उसकी जो पूंजी है वो कहीं सुरक्षित नहीं है उतनी तुलना में जितनी होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में क्या करता है जो डूब की एक स्थिति सी बन जाती है और जिससे कि भी आर्थिक प्रणाली में के एक हिस्से में तक को पहुंचने और आघात पहुंचने को दूसरे को भी प्रभावित करता है। यानी इससे क्या होता है भी जो जिस प्रकार से जो एक हिस्सा प्रभावित होता है उससे उसका दूसरा हिस्सा भी क्या होता है साथ में प्रभावित होता है। जैसा कि हम देखते हैं भी अर्थव्यवस्था में अगर बैंक को अगर नुकसान होता है तो साथ ही साथ ये भी देखते हैं भी उसके साथ जो अन्य निवेशक होते हैं जिनको बैंक के द्वारा लोन दिया गया तो उनकी ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी हो जाती है या फिर जो आने वाले जो ब्याज हैं यानी जो ऋण है उनमें बढ़ोतरी होगी जिससे क्या होगा हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो तरलता की कमी आ जाएगी क्योंकि बैंक लोन देना पसंद ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यही जो स्थिति होती है उसी स्थिति को हम कहते हैं डुप्लूम की स्थिति बोलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है अभी हाल ही में चर्चा में रहा अर्बन 20 किससे संबंधित है।
तो ये हमारा जो अर्बन 20 है, ये है हमारे जलवायु परिवर्तन तक सामूहिक समाधान प्रस्तावित करने की चर्चा से संबंधित। ठीक है, तो कौन सा भी जो जो जलवायु परिवर्तन था उस पर हमने सामूहिक रूप से समाधान निकालने के लिए अभी अर्बन 20 नामक एक सम्मेलन किया था। ठीक है, तो अर्बन 20 हमने किसके द्वारा, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। इसके अंदर हमने कहीं के जलवायु परिवर्तन, साथ ही साथ जो सामाजिक समावेशन सहित शहरी विकास के अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक सामूहिक साधन प्रस्तावित करने का मंच प्रदान किया था। ठीक है, तो यही था हमारा एक प्रकार का जो ये अंडर जिसको अर्बन 20, और यह कहीं के राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच में लाभकारी संवाद को सुगम बनाता है। साथ ही यह G20 एजेंट शहरी विकास के मुद्दों के में भी महत्व बढ़ावा रखता है। तो यानी कि जो कहीं न कहीं हमारा जो शहरी विकास है उसमें बढ़ावा देने के लिए एक, और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन को संतुलित करने के लिए हम सामूहिक तौर पर एक वार्ता थी जिसको हमने नाम दिया था अर्बन 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बैंक द्वारा महामारी रोकथाम तैयारी प्रक्रिया हेतु एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फंड का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, अगला कहता है यह पशुजन रोगों को भी क्या करता है कि भी निगरानी करता है। पूछा गया इसका कौन सा कथन हमारा सही है, तो इसके जो दोनों के दोनों कथन है वो क्या है हमारे सही है, तो राइट आंसर होता है इसका सी। तो अभी हाल ही के अंदर गया हुआ जो महामारी की रोकथाम व तैयारी और प्रक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फंड का स्थापन किया गया है, उसका विकसित किया गया है। भारत सहित कई देश इस वित्तीय प्रतिबंध में शामिल हैं। इसकी मेजबानी हमारी एक तो विश्व बैंक और दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो तकनीकी सहायता से की जाएगी, यानी विश्व बैंक करेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी मेजबानी के तहत। ठीक है, इसमें कहीं के जो निम्न और मध्यम आय वाले जो देश हैं उनके जो हम कहते हैं अभी जो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे जो महामारी और रोकथाम से संबंधित क्षमता को मजबूत करने के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। यानी उनको महामारी जैसी अगर सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है तो उनको उस प्रकार का जो फंड उत्पन्न करवाया जाएगा ताकि वह भविष्य में अपने इस प्रकार की जो कोई महामारी दोबारा आती है तो उसका समाधान कर पाए। यह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण अंतराल को भी दूर करता है। और ये है जो पशुजन्य रोग निगरानी करता है, साथ ही साथ ये प्रयोगशालाओं आपातकालीन संचार महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यबल क्षमताओं में भी क्या करता है बढ़ोतरी करता है और करने में क्या करता है मदद करता है। ठीक है, तो कौन सा हमारा जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फंड इसके द्वारा विश्व बैंक द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के यानी कह सकते हैं सहयोग से तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता व्यय में वृद्धि, जो ऊर्जा आयात में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा आयात में वृद्धि और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। तो निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण चालू खाते घाटे के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है भी जो चालू खाता घाटा है हमारा वह किन किन चीज़ों के कारण हो सकता है। तो इसका जो उपभोक्ता का जो व्यय है उसमें अगर हमारी बढ़ोतरी हो जाती है तब भी चालू घाटा हो सकता है। यानी ऊर्जा का जो आयात है उसमें अगर वृद्धि होगी तब भी हमारा चालू घाटा हो सकता है। जबकि प्रतिस्पर्धा रहित अगर निर्यात होता है तो आयात नहीं क्या होता है अगर निर्यात होता है तब यह हमारा चालू घाटे का खाते का कारण बन सकता है। और वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में अगर वृद्धि हो जाती है तब भी हमारा चालू घाटा खाता बढ़ जाता है। तो हमारा 1, 2, 4 है, 1, 2 और 4 कौन सा है हमारा आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे ये होता क्या है चालू खाता घाटा, ये एक बार किसी भी देश द्वारा वस्तु और सेवाओं की आयात और निर्यात पर अनन्य भुगतान के लेखा जोखा होता है। यानी भी इसमें क्या करते हैं अभी हम जैसे 100 रुपये का आयात करते हैं और अगर 50 रुपये का निर्यात करते हैं तो हमारे अंदर जो 50 रुपये का जो अंतर है उसी को हम चालू घाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आयात और निर्यात में जिस प्रकार का जो भिन्नता होती है उसी को हम क्या कहते हैं चालू घाटा चालू खाते घाटे के रूप में रखते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भुगतान संतुलन की स्थिति होती है, कब होती है जब भुगतान संतुलन की स्थिति, तो ये होती है देश में आयात निर्यात से अधिक हो या आयात हो, या जब ये दोनों चीज़ें क्या हो, जब समान होती है तब हम कहते हैं भुगतान है वो संतुलन की स्थिति के अंदर है। ठीक है, जब हमारे आयात और निर्यात जब बराबर होते हैं, अगर हम 100 रुपये का निर्यात करते हैं और 100 रुपये का आयात करते हैं, तब हमारा जो भुगतान होता है वो संतुलन में होता है। इसके अलावा अगर हमारा आयात ज़्यादा है निर्यात कम है, तो भुगतान संतुलन हमारा कहीं न कहीं घाटे में होता है। और अगर हमारा निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है, तो फिर हमारा जो भुगतान संतुलन है वो हमारा अधिशेष के अंदर रहता है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका बी। और भुगतान संतुलन होता क्या है, ये ए यानी कहीं न कहीं एक निश्चित अवधि के अंदर यानी भारत का अन्य देशों के साथ या दो या दो से अधिक देशों के बाद जो आयात निर्यात का जो लेखा जोखा रखा जाता है, उसी को हम भुगतान संतुलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी के से ही संबंधित हमारा चालू घाटा, जब इस बीच का जो घाटा होता है हमारा, उसको हम कहते हैं आयात निर्यात के वजह से, उसे हम चालू घाटे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी। अगला कहता है जो आकस्मिक उधारी की जिम्मेदारी होती है, तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है भी आकस्मिक उधारी की, तो ये होती है जो हमारी जो भारत सरकार होती है, तो अगर ये उनकी ये जिम्मेदारी होती है। आकस्मिक उधारी में क्या होता है भी, कोई व्यक्ति को, अगर निजी व्यक्ति को लोन दिया जाता है किसके, सरकार की गारंटी के आधार पर, अगर वह निजी व्यक्ति उस उधार को यानी चुकाने में क्या हो, असमर्थ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये भारत सरकार को उसका ऋण देना होता है। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये भारत सरकार की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 285, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280, निम्न में से कौन कौन से अनुच्छेद केंद्र से राज्य को अनुदान की व्यवस्था करते हैं, किससे, जो केंद्र से राज्य के अनुदान की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो कहीं न कहीं जो केंद्र को इस बात का यानी निर्णय यानी कह सकते हैं एक प्रकार का निर्देश देते हैं भी, वो राज्य को क्या देंगे, अनुदान देंगे। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं अभी जो हमारा जो भारतीय संविधान है अनुच्छेद 375 के तहत जो अंतरण पश्चात राजस्व की यानी जो बात आती है, जो अनुदान प्रदान करने की बात करता है, ताकि अंतरण के बाद राज्यों को राज्य घाटे में दिखने वाली जो अंतर को पूरा किया जा सके। यानी जब वित्तीय वर्ष पूरा हो जाता है और उनका जो आकलन किया जाता है, तो उस समय जब अगर किसी प्रकार का घाटा होता है, तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 275 के तहत उनको ये अनुदान देती है। ठीक है, साथ ही साथ जो वित्त आयोग है उसने भी कहा है भी, जो हमारा वित्त आयोग 280 के अंदर है, उसने भी कहा है भी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह केंद्र को, यानी जो केंद्रों का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यों को क्या करे, अनुदान दें। ठीक है, यानी जैसे हमने देखा था अभी जो 15वां वित्तीय आयोग चल रहा है, जिसने 42% की यानी क्या कही है, यानी जो अनुदान की बात कही थी। इससे पहले जो हमारा जो 14वां वित्त आयोग था, उसने शायद ये 44% कही थी। इसने ये 2% घटाया था जम्मू और कश्मीर को लेकर के। ठीक है, ये देख लेना, ये 42 था या 40 था, ये शायद 42 था। ठीक, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो इसके जो तीनों के तीनों कथन है वो क्या है, हमारे सही हो जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता भाई अर्थोपाय अग्रिम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि जो राज्य सरकार को प्राप्ति और भुगतान की विसंगति से प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी अर्थोपाय कहलाती है। अगला कहता है भी अर्थोपाय अग्रिम भारतीय राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन का ही एक हिस्सा है, यानी जो एफआरबीएम एक्ट है उसका एक हिस्सा है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसके जो दोनों के दोनों कथन है वो गलत है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी। ठीक है, यानी दोनों के दोनों कथन क्या है, गलत है। तो ये किसकी जिम्मेवारी होती है, ये केंद्र सरकार की नहीं, आरबीआई की जिम्मेवारी होती है। यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है वह अगर राज्य सरकार के अंदर किसी प्रकार की प्राप्ति और भुगतान के विसंगति उत्पन्न हो जाती है, तब वह क्या करता है, ये अर्थोपाय के रूप में यानी सरकार को लोन देता है। साथ ही साथ जो अर्थोपाय है एफआरबीएम एक्ट है उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है हमारा डी, यानी दोनों के दोनों कथन क्या है, गलत हो जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको थोड़ा और देख लेते हैं। कहता है जो अर्थ उपाय है वो हमारा 1997 में प्रस्तुत किया था और ये आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई व केंद्र सरकारों की अस्थायी कई जो अग्रिमों के रूप में अर्थ उपाय को
उपलब्ध करवाता है। सरकार कुल प्राप्तियां और कुल भुगतान से किसी भी अंतर निपटने के लिए अर्थोपाय उपलब्ध करवाया जाता है। इसके तहत अग्रिम जारी किए गए जो हमारी जो तिथि होती है वह 3 महीने के भीतर चुकाया जा सकता है। और जो इस पर जो ब्याज दिया जाता है, जो आरबीआई जिससे ब्याज लेता है सरकार से, वो हमारा कितना लेता है, वो जितनी रेपो दर होती है उससे 1% से, यानी रेपो दर के बराबर लगाया जाता है। जितनी की रेपो दर होती है उतना ही उस पर ब्याज लगाया जाता है। यह जो हमारा है, ये कहीं ना कहीं जो एफआरबीएम एक्ट का जो कि 2003 में पास किया गया था उसका भाग नहीं है, क्योंकि जो इसका जो भुगतान है वह इसके भीतर ही कर दिया जाता है, तो इसको अर्थोपाय यानी जो इसके अंदर रखने की जरूरत नहीं होती है। तो अर्थोपाय या हमारा जो एफआरबीएम एक्ट है, इसमें हम क्या करते हैं भी, जो 1 वर्ष के अंदर जो हमारा जो राजकोषीय नीति है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हम इस प्रकार के कार्य में जो भी हमारी इसके द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं, जो हमने लक्ष्य रखे होते हैं भी, हमारा जो राजकोषीय घाटा है उसको हम एक निश्चित प्रतिशत से कम करना है, साथ ही साथ मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, हमारा राजस्व घाटा है वो भी हमें एक सीमा तक रखना है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर बात कही गई है। मगर जो हमारा अर्थोपाय है वह 1 वर्ष के अंदर अंदर इसका सारा निपटारा हो जाता है, तो हमें इसको इसके अंदर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा इसके अंदर जो विशेष आवरण सुविधा होती है, जो भी कहीं के जो उस वह भी ब्याज दरों से 1% क्या होता है, कम होता है। शायद अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। अगला यही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, विशेष आवरण सुविधा द्वारा राज्य को सरकारी प्रतिभूतियां की जमात यानी जमानत प्रदान किए जाते हैं। जमानत मतलब क्या है, विशेष सुविधा के तहत अगर राज्य सरकार यानी किसी लोन लेता है या किसी प्रकार का जो ऋण लेता है, तो उसको कहीं ना कहीं हमारी जो प्रतिभूतियां होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, जारी करना पड़ता है, या उनको जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है। अगला कहता है, विशेष आहार सुविधा यानी जो बाजार की जो रेपो दर होती है उससे 1% अधिक होता है। तो ये हमने अभी देखा है, ये हमारा 1% क्या होता है, कम होता है, न कि अधिक होता है। दूसरा कथन इसका गलत हो जाता है, और जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका एक, क्योंकि हमसे सत्य क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है केंद्र सरकार प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में राज्य पर सामान्यतः निवल उधार की सीमा तय कर सकती है। अगला कहता है, वर्तमान में राज्यों को निवल उधार सीमा को बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सत्य है, तो इसका हमारा जो पहला कथन है वो सही है, जबकि दूसरा कथन है वो गलत है। ठीक है। तो केंद्र सरकार क्या करती है, अभी प्रत्येक वित्त वर्ष के अंदर ये निर्धारित करती है अभी जो राज्य है वो कितना ऋण ले सकती है। ठीक है, इसकी सीमा तय कर सकती है। मगर कोविड-19 के कारण ये सीमा को बढ़ाया था, 5% कर दिया था, मगर अभी क्या किया, इसको वापस कम करके 3% के आसपास कर दिया है। ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका ए। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप चैनल को नए हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।